हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। देखो, आज का वीडियो हम लोग बनाने जा रहे हैं बेसिकली उन बच्चों को गाइड करने के लिए जिन्होंने जनवरी का जो अपना जेई का मेला खत्म हुआ है उसमें भाग लिया और अब अप्रैल के मेले में फिर से भाग लेने वाले हैं। उद्देश्य ये है कि अप्रैल वाले अटेम्प्ट में, जेई मेंस के अटेम्प्ट में हम क्या करें कि 99 परसेंटाइल स्कोर हमारा आ जाए। ये कॉन्फिडेंस हमको अभी से ऐसा प्लान बनाए, हमें अभी से आ जाए कॉन्फिडेंस कि हमारा प्लान हमको 99 परसेंटाइल तक पहुंचा देगा। तो चलो देखते हैं किस तरीके से आगे बात बढ़ेगी। हमने कुछ प्लान डिस्कस करने का सोचा है बच्चों से कि किस तरीके से हम टारगेट अप्रैल जेई मेंस में 99 परसेंटाइल पर पहुंच पाएंगे। देखो, जनवरी के जो अटेम्प्ट्स आपने दिए, आपने अपने अटेम्प्ट में तो पार्टिसिपेट किया ही किया। आपने वो सारे सेशंस के क्वेश्चन पेपर भी देखे जिसमें आपके फ्रेंड्स अपीयर हो रहे थे। आपने सारे क्वेश्चंस देखे। एक बहुत आसान सा मेथड है इस पूरे पैटर्न को डिकोड करने का। आप जैसे सिंसियर एस्पिरेंट्स बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि किस तरीके का पेपर बन रहा है, किस तरीके का पेपर बन रहा है, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस सेगमेंट से ज्यादा वेटेज है, कैसे ऐसे सेगमेंट्स हैं जो टाइम तो कम लेते हैं पढ़ने में लेकिन वेटेज स्कोर में बहुत ज्यादा है। अगर हम इंटेलिजेंटली काम करें तो उन सेगमेंट्स पर अच्छा फोकस करके हम एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं। अभी तक का जितना डिस्कशंस हुआ है आए हुए क्वेश्चंस का, बीते हुए सेशंस का जो डिस्कशन हम लोगों ने फॉलो किया अपने पीडब्ल्यू के सेंटर पर, उसके थ्रू हम ये बोल पा रहे हैं बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कि अगर 170 स्कोर पार हो रहा है तो 99 परसेंटाइल हमारी आने वाली है। और मोर और लेस अप्रैल में भी लगभग लगभग यही स्कोर जाएगा कि अगर आप 170 स्कोर अचीव कर रहे हैं तो आपका 99 परसेंटाइल पार हो रहा होगा। और 170 स्कोर अचीव करना मुश्किल नहीं है पैटर्न को देखते हुए, करंट पैटर्न को देखते हुए। तो अभी जनवरी खत्म हो गया है ऐसा हम मान लेते हैं, और अप्रैल में ऐसा मान लेते हैं कि अप्रैल में जो टेंटेटिव डेट है कि 1 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच में अप्रैल का जेई मेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो हम रफली 1 अप्रैल मान लें तो अभी हमारे पास एग्जैक्टली 60 डेज हैं। एग्जैक्टली 60 डेज हमारे पास हैं अपनी प्रिपरेशन को सही डायरेक्शन देने के लिए। 60 डेज का ये एक प्लान है जिसके थ्रू हमें जेई मेंस अप्रैल में 99 परसेंटाइल के बेंचमार्क को पार करना है। और इस 99 परसेंटाइल के बेंचमार्क को पार करने के ऊपर इतना जोर हम सभी लोग इसलिए देते हैं हम सभी लोग टारगेट 99 परसेंटाइल की बात इसलिए करते हैं क्योंकि एक बहुत साइकोलॉजिकल पार्ट है इसमें इन्वॉल्व। अगर एक स्टूडेंट जिसकी स्कोर 99 परसेंटाइल पार हो गया है वो जेई एडवांस में बैठता है तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होता है। वो ये सिक्योर्ड फीलिंग के साथ होता है कि उसको एक अच्छा एनआईटी मिल चुका है, उसका करियर सिक्योर्ड है। अब जब वो जेई एडवांस में बैठता है तो उसके पैनिक में आने के चांस कम होते हैं। और हर वो स्टूडेंट जो पैनिक को कंट्रोल कर सकता है एग्जामिनेशन में वो एक अच्छा स्कोर करके आएगा, वो अपने बेस्ट पर पहुंच के आएगा, ये तय हो जाता है। तो हमारा टारगेट है कि कैसे 99 परसेंटाइल के स्कोर को अचीव करें, और ये 60 डेज के अंदर ये सारा टारगेट होना है। बच्चे कुछ यहाँ पर जो सुन रहे होंगे वो सोच रहे होंगे कि हम तो 12th अपियरिंग स्टूडेंट है, हमारा तो बोर्ड एग्जाम भी होने वाला है, सर की कैलकुलेशन में मिस्टेक है, 60 डेज कैसे काउंट कर लिए। तो मैं बताऊं, मैंने इसमें 5-6 दिन की कमी रखी है। जरूरी नहीं है कि मैंने आज को 1 फरवरी माना है, जबकि आपको पता है कि आज 29 है, 30th है सॉरी। और आपका 1 अप्रैल में भी नहीं होना है, 2nd, 3rd, 4th अप्रैल में होना है, 8 अप्रैल तक जाना है स्लॉट। तो अगर हम 4-5 दिन का ये टॉलरेंस लेवल ले लें तो हम पाएंगे कि 6 दिन ही आपके लगते हैं बोर्ड लेवल के एग्जाम के कंप्लीट होने में। उसमें आपकी प्रिपरेशन तो आप पूरे 2 साल से कर ही रहे हो, तो बोर्ड लेवल की प्रिपरेशन के लिए भी बीच में हम एक डिस्कशन रखेंगे थोड़ा सा, लेकिन अभी फोकस जेई मेंस। तो रफली 60 डेज। और जिन बच्चों के मन में डाउट आ रहा है कि 60 डेज गलत काउंटिंग है, चलो मेक इट 50 डेज।
हम इसको 50 दिन कर देते हैं और 10 दिन हमने आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी आपकी जो कुछ खास अच्छी नहीं खराब वाली आदतें हैं टाइम बर्बाद करने की, उनके लिए भी हमने 2 दिन कुर्बान करने के लिए दिया। हालांकि अभी जो बच्चे सिंसियरली देख रहे हैं, इस बात को सुन रहे हैं, मुझे मालूम है वो 1 घंटा भी अपना वेस्ट नहीं करेंगे आने वाले इन 50-60 दिनों में, क्योंकि टारगेट एक बहुत बड़ा टारगेट है जो जिंदगी को बदलने वाला है। तो हमें फोकस होना चाहिए, हमें बहुत सीरियस और सिंसियर होना चाहिए अपने टारगेट को लेकर। तो 50 डेज ले लेते हैं, 10 दिन चलो उसमें भी मैंने छोड़ दिया। अभी हमें जो काम करना है, स्ट्रेटेजी जो है उस पर ध्यान दो। बहुत सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, स्कैन द पेपर्स। आप पेपर्स को स्कैन कीजिए। किन पेपर्स को स्कैन करना है? 10 पेपर्स जो आपके पास अभी इस ईयर के अवेलेबल हैं, उसको सबसे बड़ा एक बेसिक रेफरेंस बनाइए। एंड 2024 में जो क्वेश्चन पेपर हुए थे, 23 में हुए थे, आपको हमेशा से एडवाइस दी जाती रही कि 2020 से लेकर 2024 तक के पीवाईक्यूज आपको सिंसियरली अटेम्प्ट करने हैं। तो उन सारे रेफरेंसेज को दिमाग में रखते हुए आप इस करंट पेपर को स्कैन कीजिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि वो कौन से चैप्टर्स हैं, वो कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिससे क्वेश्चंस आ भी रहे हैं और आपको 100% कॉन्फिडेंस नहीं है। उन चैप्टर्स को स्कैन कीजिए, सेलेक्ट कीजिए एंड देन प्रायोरिटाइज कीजिए। प्रायोरिटाइज कीजिए कि किस तरीके से हम उन चैप्टर्स पर काम करेंगे। और ये मैं केवल फिजिक्स के लिए नहीं बोल रहा हूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तीनों सब्जेक्ट्स में ये आपको काम करना है। फिर उसके बाद आपका तीसरा स्टेप बनता है, प्रायोरिटाइज करने के बाद कैलकुलेट कितने आवर्स में वो चैप्टर्स आपके कंप्लीट हो पाएंगे जिनको आपने स्कैन करके सेलेक्ट किया है और प्रायोरिटी लिस्ट में रखा है कि ये आपके बेहतर फॉर्म में आने चाहिए। आपको इसको ब्रशअप करना है, आपको इसको रिवाइज करना है, आपको इसके सारे फॉर्मूले के एप्लीकेशन समझने हैं। और फॉर्मूले के एप्लीकेशन को समझने का केवल और केवल एक तरीका, पीवाईक्यूज के ऊपर काम करके, उन पर्टिकुलर चैप्टर्स पर आए हुए पीवाईक्यूज के ऊपर काम करके आप उन फॉर्मूले को ब्रशअप करेंगे और काम करेंगे। सो कैलकुलेट आवर्स रिक्वायर्ड, बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। मैं आपको मेथड बता रहा हूं किस तरीके से आप ये काम कर पाओगे। 2 घंटे बैठोगे सिंसियरिटी के साथ, सीरियसली 2 घंटे बैठोगे तो ये पूरा काम कर जाने वाले हो जो मैं तुमको बता रहा हूं। मैं केवल एक गाइडिंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा हूं कि कैसे आप वो सारा काम कर पाओगे जो आपको 99 परसेंटाइल की बेंच मार्क तक पहुंचा देगा अप्रैल में। सो कैलकुलेट आवर्स रिक्वायर्ड। अभी इंपॉर्टेंट बात यह है कि 50 दिन हमारे पास है, हमें हर दूसरे दिन एक मॉक टेस्ट देना है। इन मॉक टेस्ट में 12th के अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए बोर्ड के मॉक टेस्ट भी इन्वॉल्व होंगे। आप 3 घंटे मॉक टेस्ट दोगे। देखो ये एक डिस्कशन अलग चल रहा है, साथ में पैरेलल में एक बात, आप मॉक टेस्ट हर दूसरे दिन दे रहे होगे तो ऑन एन एवरेज पर डे दूसरे दिन आपके 4 घंटे जाएंगे, क्योंकि 3 घंटे का टेस्ट दोगे, फिर उसका एनालिसिस वगैरह करोगे, सब करने के बाद आपका 4 घंटा में भी 4.5 घंटा जाए तो ऑन एन एवरेज हर रोज आपका 1.5 से 2 घंटा बर्बाद होने वाला है। बर्बाद नहीं होने वाला है, इन्वेस्ट होने वाला है मॉक टेस्ट की प्रोसेस में। तो हर रोज आपके पास इफेक्टिवली जो पढ़ने के लिए आवर्स अवेलेबल होंगे, अगर हम सिंसियरिटी के साथ कैलकुलेट करें, ऐसा नहीं हाइपोथेटिकल बना लिया कि हम 24 घंटे में 22 घंटे पढ़ेंगे, सब बेकार की बातें नहीं करनी। 24 घंटे में 18 घंटे पढ़ेंगे, 16 घंटे पढ़ेंगे, बेकार की बातें नहीं करनी है, हमें मीनिंगफुल बातें करनी है। तो ऐसे स्टूडेंट्स जो अपनी पूरी जान लगा देने वाले हैं, उनके लिए मुझे दिखता है, क्लियरली दिखता है कि हर रोज ऑन एन एवरेज 10 घंटा उनका उनके इस पूरे पार्ट पर काम करने के लिए अवेलेबल है, हर प्रकार के मॉक टेस्ट एंड सारी प्रोसेस फॉलो करने के बावजूद। तो टोटल आवर्स अवेलेबल हैं 500। आप ये बात कर रहे थे कि हमने 50 दिन को 60 दिन काउंट किया बिगनिंग में, फिर उसको 10 दिन छोड़ दिए। चलो हम आपके लिए 5 दिन और छोड़ देते हैं। हम सोच लेते हैं कि 5 दिन किसी और कारण से बर्बाद हो जाएंगे, आप पहले से काउंट करके ना रखो, कहीं अगर हो भी गए तो पैनिक नहीं करना है। तो 500 घंटे को भी हम 450 घंटे मान लेते हैं। अगर हम ऐसा मानेंगे तो पर सब्जेक्ट 150 आवर्स हैं। तो अगले 2 महीने में
आपके पास एक सब्जेक्ट पर इन्वेस्ट करने के लिए 150 घंटे हैं। आपके पास इस लिस्ट में मान लीजिए 30 में से 15 चैप्टर बन गए, तो 15 चैप्टर 150 घंटे में आपको खत्म करने होंगे। नहीं, एक चैप्टर के लिए आपके पास 10 घंटे हैं, लेकिन 10 को भी 8 कर लो, क्योंकि 2 घंटे किसी तरीके के टेस्ट वगैरह में भी इन्वॉल्व होंगे। तो इस तरीके की कैलकुलेशंस करने के बाद आपका मेजर पार्ट आता है रिवर्स कैलकुलेशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, मैं बताऊं आपको, किसी भी तरीके की प्लानिंग में, किसी भी तरीके की प्लानिंग में, उसके एग्जीक्यूशन में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रिवर्स कैलकुलेशन। हमारे पास 150 घंटे हैं, हमें इन चैप्टर्स पर काम करना है जो आपने प्रायोरिटाइज किए, सेलेक्ट करने के बाद, स्कैन करने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद आपने प्रायोरिटाइज किए और चैप्टर्स आइडेंटिफाई किए किन चैप्टर्स पर काम करना है। तो उन चैप्टर्स पर काम करने के लिए कितने घंटे चाहिए होंगे और कितने घंटे अवेलेबल हैं, उसके अकॉर्डिंग रिवर्स काउंटिंग कीजिए कि अगले 2 महीने में आपको 10 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो अगले 1 महीने में 5 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे। चैप्टर्स भी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मैंने लिखा प्रायोरिटाइज कीजिए। ऐसा नहीं कि कोई चैप्टर है जिससे बहुत कम वेटेज का क्वेश्चन आता है और वो चैप्टर इतना लेंथी है कि मान लीजिए कि वो 20 घंटे लेने वाला, तो उसको प्रायोरिटी लिस्ट में हमें सबसे आखिरी में रखना है। फिजिक्स में बात करें तो लॉजिक गेट्स, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, डायमेंशनल एनालिसिस, यूनिट एंड मेजरमेंट, ये वो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जिस पर आप 5-5, 4-4 घंटे में बहुत बढ़िया से काम कर सकते हो और इनका अच्छा खासा वेटेज है। जो अभी सेशन बीते हैं उसमें भी अच्छा खासा वेटेज देखने को मिला हमें। 29 को ही देखने को मिला, 28 को ही देखने को मिला कि सिंपल पेंडुलम जैसे कॉन्सेप्ट पर 3-3 क्वेश्चन एक ही एग्जामिनेशन पेपर में आने को दिखे। तो बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे चैप्टर्स हैं हमारे पास जिसके ऊपर काम करके एक अच्छा हम आउटपुट गेन कर सकते हैं। तो रिवर्स कैलकुलेशन पर ध्यान दिया जाए। 10 चैप्टर हमें कंप्लीट करने हैं, तो अगले 1 महीने में 5 चैप्टर कैसे कंप्लीट करने होंगे, तो अगले 15 दिन में कैसे हमें 2 चैप्टर या 3 चैप्टर कंप्लीट करने होंगे, तो अगले 10 दिन में हमें कैसे कोई पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट करना होगा, तो अगले 5 दिन में हमें क्या पार्ट कंप्लीट करना होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों को इन्वॉल्व करके ये काम करना है हमको। तो रिवर्स कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग लग जाओ और जब ये 3 घंटे की पूरी प्रोसेस को ढंग से करोगे, सीरियसली करोगे, उसके बाद पाओगे कि आपको लगेगा कि कल ही हमें बहुत सारा काम निपटाना है। तो जैसे ही आप पाओगे कि कल जो आने वाला है उस दिन मुझे बहुत सारे काम निपटाने हैं जो लगभग 10 घंटे कंज्यूम करने वाले हैं हमारे, आपके पास टारगेट सेट हो जाएगा। आज जब सोने बैठो तो डिसाइड करके सो कि कल जब मैं सोने बैठूंगा तो मैं सोने जाऊंगा तो मैं 10 घंटे इन पार्ट्स पर काम करूंगा, इन चैप्टर्स पर, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के इन चैप्टर्स पर काम करूंगा और उनको कंप्लीट करूंगा। पीवाईक्यूज भी लगाऊंगा 3-4-5 साल के, और अभी जो 10 पेपर्स हुए हैं उनमें भी उस चैप्टर के आए हुए क्वेश्चंस के ऊपर ध्यान दूंगा। और जब इस तरीके से बढ़ेंगे तो आपको हर रोज एक नया टास्क दिखेगा और एक मजा भी आएगा पढ़ाई कंप्लीट करने में, और आपको ये दिखने लगेगा, ये दिखेगा कि आपकी प्रिपरेशन इंप्रूव हो रही है और आप 99% स्कोर करने वाले हो। मैं बताऊं कि इसके ऊपर काम कर लोगे, सही तरीके से चैप्टर्स को सेलेक्ट कर पाओगे, जिन चैप्टर्स में आपकी परफॉर्मेंस वीक रही या वीक दिख रही है या वीक हो सकती है, उन चैप्टर्स पर काम कर ले जाओगे तो अप्रैल में बहुत बढ़िया स्कोर लाओगे। और ऐसा कॉन्फिडेंस आपको इस पूरी वर्किंग के पहले 10 दिन में ही दिखने लगेगा। तो इस वर्किंग पर काम करना शुरू कीजिए। आई प्रॉमिस यू कि 1 वीक बाद आप इस वर्किंग पर मास्टर हो चुके होंगे और बहुत बढ़िया आउटपुट आता हुआ दिखेगा और आप फुल मोटिवेशन के साथ इसके ऊपर काम करोगे, बहुत बढ़िया रिजल्ट आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। फर्दर इसके ऊपर हम लोग थोड़ा और डिटेल्ड एक डिस्कशन करेंगे, बहुत जल्दी एक और वीडियो अपलोड करेंगे कि कैसे और डिटेल में इसके ऊपर काम किया जा सकता है। लेकिन इन पूरी प्रोसेस में एक बात का बच्चों ध्यान रखना, पढ़ाई लिखाई का जो भी काम होगा टेबल चेयर पर होगा और 9 से 12 और 3 से 6 के स्लॉट में जरूर पढ़ना है। इन 6 घंटे आपकी पढ़ाई होनी ही होनी है। अगले 2 महीने में इतना अपने आप को ब्रशअप कर लो, अपनी बायोलॉजी को इतना, बायोलॉजिकल क्लॉक को इतना स्ट्रांग कर लो कि अगले 2 महीने बाद जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठो तो आपको 1 सेकंड के लिए भी ऐसा आभास ना हो कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। टेबल चेयर पर बैठकर 3 घंटे की मिनिमम सिटिंग रखते हुए
कम से कम 9 से 12 और 3 से 6 के स्लॉट फिक्स रखते हुए आप पढ़ाई करो और देखो मिरेकल्स किए जा सकते हैं। मैंने देखा है, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है ऐसा बच्चा जो जनवरी में 18 परसेंटाइल लाया हो और अप्रैल में 98.3 परसेंटाइल। जो बच्चे मेरे से क्लास में रहे हैं, मैंने उन बच्चों का नाम लिया ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, इस तरीके से नाम बोलना ठीक नहीं है, लेकिन क्योंकि 18 परसेंटाइल भी बोल रहा हूं ना, तो वो थोड़ी बदनामी की बात होती है। तो मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, गारंटी दे रहा हूं कि इस तरीके के प्रोसीजर्स के थ्रू ही हम ऐसा कर सकते हैं कि 18 परसेंटाइल वाला भी 98.5 परसेंटाइल पे पहुंच जाए। अगर ऐसा संभव है तो आप लोग तो 99.5 परसेंटाइल डेफिनेटली पार करोगे। जरा इस प्रोसेस के ऊपर सिंसियरली 3 घंटे 2 घंटे इन्वेस्ट करके देखो, आज के आज इन्वेस्ट करो और कल से काम पर लग जाओ, देखो चीजें बदल जाएंगी। और 2 दिन लेट भी हो गए अगर इसको देखने में, तो कंफ्यूज नहीं होना। मैंने 60 के 50 किए और यहाँ पर भी 50 घंटे काटे हैं, तो मैंने अच्छा खासा बफर जोन छोड़ रखा है। आपके होली सेलिब्रेट करने के लिए भी बफर जोन छोड़ रखा है, क्योंकि आप होली सेलिब्रेट कर पाओगे जब होली आएगी मार्च में, वो मैं बता रहा हूं, आप सेलिब्रेट कर पाओगे, क्योंकि जब इस पर काम करोगे तो अगले 30 दिन में ही ऐसा कॉन्फिडेंस आपको आने वाला है, ऐसा मोटिवेशन फील होएगा कि हम बस 99 परसेंटाइल पार कर ही गए, कोई डाउट ही नहीं है। तो एज फार एज फिजिक्स इज कंसर्न, मैंने हालांकि जनरल बात बोली कि एक स्टूडेंट को, एक जेई एस्पिरेंट को इस टाइम पर किस तरीके से प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन पर्टिकुलरली मुझे फिजिक्स का बोलना था। फिजिक्स का थोड़ा बहुत मैंने बोला, मेनली जनरली मैंने सारी बात बोली है। तो केमिस्ट्री वाले सर और मैथ्स वाले सर मुझसे नाराज भी हो रहे होंगे कि सारा टाइम मैं ही खा गया बोलने में। अभी मैथ्स के सर को बुलाऊंगा, अशोक सर हमारे पास आएंगे, वो भी अपना कुछ गाइडेंस आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक गुप्ता, मैथमेटिक्स फैकल्टी। मैं पिछले 5 दिनों से लगातार जब आपके सामने प्रॉब्लम आप लोग टेस्ट दे रहे थे, उसके बाद जब मैं पेपर को ऑनलाइन डिस्कस कर रहा था, लाइव डिस्कशन चल रहा था, तो मैंने जो अपने एक्सपीरियंसेस गेन किए और जो टीचिंग एक्सपीरियंसेस हैं, उसको देखते हुए अगर आपसे कुछ छोटी छोटी बात करूं, बहुत बड़ी बड़ी बातें तो आशीष सर बता के चले गए। अब हमारे पास जो बातें बची, बहुत छोटी छोटी बातें बची हैं। आशीष सर अपने में सूर्य का प्रकाश और हम लोग छोटे छोटे एलईडी बल्ब, तो मैं छोटे छोटे एलईडी बल्ब इतने लगा दूंगा कि वो सूर्य के प्रकाश के बराबर हो जाएंगे आपकी जिंदगी में। तो उसके लिए एक छोटी सी कहावत जो हमने बहुत बच्चों की लाइफ के लिए सुनी है और उसको अपने जीवन में उतारा है, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान। अब तुम कहोगे भाई ये इतनी शुद्ध हिंदी, गुजरा जमाना हिंदी का, तो मैं इसको फिर रिपीट कर दूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जो स्टूडेंट का सबसे वीक पॉइंट इस समय चल रहा है वो है खूब पढ़ रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं क्या, वीडियो देख रहे हैं, खूब पढ़ रहे हैं क्या, किताब को पढ़ के सॉल्व एग्जाम्पल रीड कर रहे हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। जो कुछ करो रिटर्न करो। रिटर्न जो होता है एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन यू एंड टेस्ट पेपर्स। जो आप आज रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे वो कॉपी में लिख सकते हैं आसानी से। जो आप रीड करेंगे हो सकता है कि वो 3 दिन बाद आप भूल जाए, क्योंकि टाइम पीरियड आपके पास 60 दिन का है। आज आप प्रैक्टिस करेंगे लिख करके, फिर 10 दिन बाद दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिए। कहते हैं कि किसी भी टॉपिक को 3 बार रिपीट कर लो, थोड़े थोड़े इंतराल पे, थोड़े थोड़े गैप पे, तो वो परमानेंट आपका हो जाएगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आप कुछ भी पढ़ेंगे तो रिटर्न पढ़ेंगे और वर्बली कोई भी टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। दूसरा जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, जिसको मैं सबसे ज्यादा वेट देता हूं पूरे लाइफ में, दैट इज टाइम मैनेजमेंट। आज सबसे बड़ी जो वीक पॉइंट स्टूडेंट की है वो इसका मोबाइल। जब भी किसी भी मीटिंग में जाइए, पेरेंट टीचर मीटिंग में जाइए, बच्चों को फादर मदर की एक ही कंप्लेंट होती है, बच्चा हमारा दिन भर मोबाइल में गेम्स खेल रहा है। हम लोग सोचते हैं पढ़ रहा है, जब उसको टोको तो कहता पढ़ रहा हूं। बहुत से लोग इसके एडिक्ट हो जाते हैं। हो सकता है आप में भी बहुत सारे लोग होंगे जो इसमें अपना टाइम बर्बाद करते होंगे। प्लीज बी अवेयर, मोबाइल हमारा अच्छा दोस्त है और उससे ज्यादा खतरनाक दुश्मन है।
हम उसको किस तरीके से यूज कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। हमें मोबाइल में वीडियोस देखने हैं, वो वाले वीडियोस जो हमको आईटी जेई की तरफ आगे ले जाएं। जो हम 90%, 95%, 92%, 96%, 7% पे आके रुक जाते हैं, उसको 99%, 100% में बनाने में मदद करें। उन वीडियोस को हमको देखना है, उन स्टडी मटेरियल का कलेक्शन वहां से लेना है। गूगल देवता की मेहरबानी से हमको आगे बढ़ना है, लेकिन कोई दूसरी मेहरबानी हम पे, वीडियो गेम्स ये कर रहा हो तो उसको एकदम किनारे कर दिए, ये हमारे जानी दुश्मन है, इनसे बचिए। टाइम मैनेजमेंट में जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि आप समय से सो जाइए, समय से उठ जाइए। मैं कभी नहीं कहता हूं सुबह 3 बजे उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके पढ़ो, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। आप जब सुविधा हो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे उठिए, लेकिन उससे पहले देख लीजिए कि आपको 6 से 8 घंटे की बीच की मैक्सिमम नींद लेनी है। और कभी भी लेट नाइट स्टडी पढ़ने का मैं घोर विरोधी हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि हमारा जो ब्रेन है गवर्न बाई, पूरी बॉडी गवर्न बाई सन है, एग्जिस्टेंस ऑफ सन रेज। सूर्य दिखने, हमको सूर्य के दिखने के 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले कह लीजिए बहुत ज्यादा, और सूर्यास्त के 2 से 3 घंटे बाद तक हमारा ब्रेन उसकी किरणों की एनर्जी को महसूस करता है, और उसी एनर्जी से वो अपने को जनरेट करता है, आपको दिन भर ऊर्जा देता है। एनर्जी लेवल जो आपका होता है वही सन जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, दैट इज सन। तो उसके इर्द गिर्द 3 घंटे 4 घंटे आप लेट नाइट अगर बहुत पढ़ना चाहिए तो 11 बजे पढ़ करके सो जाइए, सुबह 6 बजे उठिए। 7 बजे बहुत ज्यादा लेट के हो तो 7 बजे, अदरवाइज 6 बजे उठ करके दिन का टोटल समय सदुपयोग कीजिए, ना उसमें आपको झपकी आए, ना उसमें आप समय बर्बाद करें। फिर इसी टाइम मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम दिन भर जो छोटे छोटे टुकड़े में समय को बर्बाद करते हैं। कैसे बर्बाद करते हैं? दोस्तों से बात कर रहे हैं फोन पे, इसको छोड़िए। इधर उधर घूम रहे हैं, इसको छोड़ दीजिए। ये सारी बैड हैबिट्स अगर आप छोड़ेंगे तो आप बहुत करीब पहुंच जाएंगे 1.5 से 2 घंटे बचाने में। ये 2 घंटे जब आप अपनी पढ़ाई को देंगे तो जो हमारा मेन टारगेट है 99%, 99 परसेंटाइल, ये स्वतः अचीव होने लगे। कहते हैं अगर हमारे ऊपर कर्जा नहीं है तब भी हम बहुत रईस हैं, हम कर्जे से मुक्त हैं। तो ये सब निगेटिविटी हमारे अंदर शरीर से हट जाए तो फिर हम बात करें कि अपना परसेंटाइल कैसे बढ़ाएं। अब उस परसेंटाइल को बढ़ाने के लिए जो हमने जो अनुभव किया इधर के पिछले 5 साल के पेपरों में, तो पिछले साल का पेपर और इस साल का पेपर छोड़ दें तो 19 से 23 तक का पेपर मेंस लेवल पे निश्चित तौर पे टफ पेपर आता था। जो टफनेस सारे पेपर्स में होती थी, हर डेट्स में होती थी, वो अब 24 में हमने देखा कि पिछले साल वाले पेपर में केवल 2 दिन हुआ, और इस साल भी वो 3 अटेम्प्ट में, लास्ट 3, इसमें 29 तारीख का पेपर जो था वास्तव में जेई लग रहा था जेई का पेपर हो रहा है। अदरवाइज सारे पेपर मुझे लगा कि वो 11th 12th की बुक से बनाए गए पेपर हैं, ऐसा मुझे महसूस हुआ। तो मैं जो अब विशेष तौर पे कहना चाहता हूं कि बोर्ड के स्टूडेंट्स हो या ड्रॉपर्स स्टूडेंट्स हो, क्लास 11th और 12th की टेक्स्ट बुक को बहुत सीरियसली, पूरे सावधानी पूर्वक उसको पढ़ें, लिख के पढ़ें। चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो, तीनों को बराबर से वेट देते हुए पढ़ें, क्योंकि वो आपको 60% तक जो पेपर का इजी पार्ट होता है उसको सॉल्व करने पे हमेशा मदद करेगी। 1-2 दिन का पेपर जो खराब आ रहा है उसका अलग प्लानिंग करनी होगी, क्योंकि हमको नहीं मालूम कि किसी स्टूडेंट को नहीं मालूम कि उसकी एग्जाम डेट कौन सी होगी। लास्ट डेट के 2 दिन के पेपर हमेशा 2 साल से खराब आ रहे हैं। इस बार लास्ट डे वाला पेपर खास सबसे खराब था, 29 तारीख वाला। पिछले साल भी यही पोजीशन थी। तो उस खराब पेपर के लिए अलग प्लानिंग होगी, और इन जनरल पेपर के लिए बहुत टफ पढ़ते पढ़ते ऐसा ना हो कि हम आसान क्वेश्चन ही ना कर पाए। अब अगर आप बोर्ड की पढ़ाई को बहुत वेट देंगे, बहुत अच्छा वेट देंगे, तो आपका स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए पूरी बोर्ड की तैयारी भी अच्छी हो जाएगी और आईटी जेई का पेपर भी आसान हो जाएगा। अब उन बच्चों के लिए जो 12th दे रहे हैं और पेपर टफ आ रहा है, किसी एक दिन मान लीजिए पेपर टफ आया, उसी में वो आ गए,
तो उनको पीवाईक्यू पैटर्न कम से कम पिछले 8 साल 7 साल के अवश्य देखने होंगे, जब वो टफनेस वाले पेपर आपके सामने दिखलाई पड़ेंगे। उसके लिए अलग पैटर्न आपको पढ़ना पड़ेगा। निश्चित तौर पे आप कहीं ना कहीं कोचिंग कर रहे होंगे या ऑनलाइन पढ़ रहे होंगे, जैसे भी आप पढ़ रहे होंगे, जो आपके सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ाया है उस पूरी पढ़ाई को बहुत सीरियसली उसको आप रीड करें, प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस, ये 3 सेंटेंस है। 3P मतलब 3R, रिवीजन एंड मोर रिवीजन। ये मेरा स्टेटमेंट नहीं है, ये किसी बहुत बड़े जादूगर का स्टेटमेंट था कि जब वो किसी भी स्टेज शो पर जाता था तो उससे पूछा गया कि आपकी सफलता का राज क्या है, तो उसने कहा 3P। बोले पहला P प्रैक्टिस, दूसरा P एंड प्रैक्टिस, तीसरा P एंड मोर प्रैक्टिस। तो जब आप बहुत ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो मैंने कहा था अभी शुरुआत में भी कि 3 प्रैक्टिस आपको चाहिए। कुछ अंतराल पे आप कर लीजिए, आप कभी भी असफल नहीं होंगे। ये छोटी छोटी बातें आपको आगे बढ़ाएंगी। परसेंटाइल तो 99 के 100 परसेंटाइल के करीब आप पहुंच जाएंगे। इसमें जो सबसे सरल तरीका जो मुझे लगा, अगर कोई बच्चा जिद कर ले कि हमको अब टॉप लेवल पे जाना है, एक कमजोर बच्चा भी ये जिद कर ले कि मुझे तो अब टॉप लेवल पे जाना है, परसेंटाइल तो छोड़िए, मैं इंडिया टॉप लेवल पे जाना चाहता हूं, और हम मीडियोकर स्टूडेंट हैं, तो आप बहुत धीरे धीरे बोर्ड लेवल से बढ़ते 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 आगे आइए। कितनी प्रैक्टिस करनी, इसका एक पैरामीटर मैंने अपने लाइफ में अपने ऊपर अप्लाई किया था आज से बहुत साल पहले अपने खुद के ऊपर अप्लाई किया। सुबह 6 बजे उठता था और रात में 9 बजे सो जाता था। आप देखिए भरपूर नींद लेता था मैं। उठते ही 50 पन्ने मैंने निकाले और एक नई रिफिल निकाली, और शाम तक जितने पन्ने भरे वो हमारे, जितनी रिफिल खर्चा हुई वो हमारी, जो बची पन्ने भी फेंक दिए और रिफिल भी फेंक दी, अपने को पेनाल्टी दी ताकि मुझे दर्द महसूस हो। करते 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 एक ऐसा दिन आया 10-12 दिन के अंतराल में कि रिफिल कम पड़ गई और पेज कम पड़ गए। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि इतना करने के बाद, कहते हैं ना कि आप तपस्या कर ले गए, ये एक ऐसी तपस्या जो आसान नहीं है। जब आप ये तपस्या में सफल हो जाएंगे तो आपके पास वो चीज होगी जो आप चाहते होंगे, वो रैंक होगी जिसकी आपने मन में इच्छा पैदा की होगी, और ये रिटर्न प्रैक्टिस में भी आपको मदद कर रहा है और स्पीड में भी मदद करेगा, दोनों चीज। अब स्पीड का एक सबसे खराब फैक्टर क्या है? स्पीड के साथ एक्यूरेसी, जो स्टूडेंट लाइफ में सबसे खराब चीज है। हम लोग इवन पेपर जब सॉल्व करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बहुत स्पीड के चक्कर में छोटी छोटी गलती कर जाते हैं। हमें तो हमारी गलती माफ भी हो जाएगी, तुमको तो स्कोर रिजल्ट चाहिए, तुम्हें कोई माफी नहीं मिलेगी। तो आप जब स्पीड लेंगे तो एक्यूरेसी को बहुत ध्यान देंगे। एक्यूरेसी, कैलकुलेशन मिस्टेक से बचें। ऐसा ना हो 2 × 6 = 8, यह मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। 7 + 9 = 14, यह मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। इस चीज से बहुत बचना होगा। देर रात स्टडी में बार बार क्यों मना करता हूं? क्योंकि हमारा ब्रेन जो है सूर्य की किरणों को जब नहीं पाता है तो पढ़ तो रहा है लेकिन वो कंफ्यूजन स्टेट में चला गया। पढ़ तो रहा है, कंफ्यूजन स्टेट में चला गया। सनलाइट की जगह एलईडी लाइट्स उसको मिल रही है, ट्यूब लाइट्स उसको मिल रही है, तो वो एनर्जी नहीं मिल रही है, तो टॉपिक को रिटेन नहीं कर पाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि कंफ्यूजन स्टेट में जब आप अगले दिन उसको कॉपी में लिखने का भी प्रयास करते हैं तो भूली भूली सी बातें याद आती हैं और वो 100% कन्वर्ट राइटिंग में नहीं हो पाता है। इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है, लेट नाइट ना पढ़िए, हम्बल रिक्वेस्ट है। ब्रेन को कंफ्यूज करने में बहुत ज्यादा योगदान है लेट नाइट स्टडी का, बहुत ज्यादा योगदान है मोबाइल्स में गेम्स को खेलने का। दोनों से हाथ जोड़ करके माफी मांग लीजिए कि भैया इस साल बिल्कुल नहीं। 2022 का जो पेपर पैटर्न था बेटे, उस पैटर्न को कभी ना भूलना। वो पैटर्न इस बार 29 तारीख के मैथमेटिक्स के पेपर में रिपीट हो गया। तो इस विषम स्थिति से बचने के लिए 5 साल की पीवाईक्यू को प्रैक्टिस कीजिए।
जब आप बोर्ड लेवल की बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होंगे तो उसके ऊपर का लेवल जो एडवांस और मेंस के बीच का लेवल है वो 2022 का पेपर था। तो आप जब साथ साथ उस पैटर्न की तैयारी करेंगे तो ये पैटर्न आपको कहीं एडवांस में भी बहुत हेल्प करेगा। और जब पेपर बहुत गंदा होगा तो लोग कहते हैं मैं 10 क्वेश्चन करके आया, मैं 8 क्वेश्चन करके आया, तो आप बोलेंगे मैं 18 क्वेश्चन करके आया, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी। मैं उस प्लानिंग के तहत तैयारी कर रहा था, तो मैं 20 क्वेश्चन करके आया। जो बहुत इंटेलिजेंट टॉपर्स के लेवल के होंगे बोलेंगे मेरे 24-25 के करीब क्वेश्चन पूरे हो गए, एक ही 2 क्वेश्चन में मैं रुका। तो मैं तो 99 तो परसेंटाइल चाहिए, वो भी मुझको चाहिए कि हमारा बच्चा टॉप भी करे। तो उसके लिए भी हमको आज ही से तैयारी करनी, कल का इंतजार नहीं करना। हमेशा ध्यान रखना बेटे, जब पेपर बहुत सरल होगा उसमें भी 40% ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जो छोटे छोटे स्टेप्स में बढ़ा देते, छोटे छोटे क्वेश्चन के अंदर ऐसे पॉइंट्स डाल देते टीचर जो ट्रैक से हटे होते हैं। इसलिए आप जो है पीवाईक्यू लगाएंगे। पीवाईक्यू का ये रोल है, वो आपको बताएगा एग्जामिनर की जो टेंडेंसी होती है किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी स्टूडेंट को कैसे रोके, क्वेश्चन को सॉल्व होने तक कैसे रोके, तो वो पीवाईक्यू आपको मदद करेगा। क्लास के नोट्स आपकी मदद करेंगे। क्लास के नोट्स को बहुत प्रॉपर्ली रिवाइज करते चले जाइए। इससे ज्यादा हमारे पास बोलने के लिए हमको लगता है ज्यादा रिपीट करेंगे। अपने टॉपिक को डिवाइड कर लीजिए, जो टॉपिक आपके इजी हो उसकी प्रैक्टिस अलग तरीके से आप करेंगे, उस पे पेपर में ढूंढ ढूंढ के क्वेश्चन करेंगे। जो टॉपिक डिफिकल्ट हो उनको आप बाद में करिए और उनके क्वेश्चंस भी आप एग्जाम में बाद में अटेम्प्ट कीजिए। पेपर अटेम्प्ट करना एक आर्ट है। पहले अपने चैप्टर चुन लिया, क्वेश्चन चुन लिया, उनको जल्दी जल्दी खत्म कर लिया और उसके बाद डिफिकल्ट की तरफ बढ़ेंगे तो आपकी संख्या बढ़ती जाएगी, मोरल बूस्ट होगा, पेपर में कोई भी निराशा नहीं आएगी। अब हमारे साथ में हमारे केमिस्ट्री के फैकल्टी आपको गाइड करेंगे। मिलन सर बहुत एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं और बच्चे, मैंने अपने यहाँ पे देखा बच्चों के इर्द गिर्द हमेशा छुपे रहते हैं, कभी वो खाली नहीं रहते हैं। 15-15 घंटे चाहे उनसे पढ़वा लो, चाहे जितना काम करवा लो, 8-8 पीरियड उनसे पढ़वा लो, उनको कोई थकान नहीं आती। वो अपना एनर्जी लेवल तुमको बताएंगे कैसे यूज किया जाता है। तो मिलन सर मोस्ट वेलकम। Hello, Vachu. I guess you have done a great job in the JEE main first attempt. A lot of good things have been said by the Ashok sir and the Ashish Mishra sir. This is basically the outcome of their large experience. Almost every good thing has been said by them. Still, I would reiterate a few things. Revise the notes carefully. बहुत अच्छे से notes को पढ़ें. Practice the questions. जितना आप प्रैक्टिस कर सकते हैं उतने ज्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए एंड be very particular about the things which affect your efficiency, like have good food, have good sleep schedule, and study very hard, because next 2 3 4 months are going to be the game changer for your entire life. Or I bless you all, may God bless you. Thank you बच्चों। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ, दो एक दो पॉइंट्स में और ऐड करना चाहूंगा। रेस्पेक्टेड सर्स का बहुत अच्छा एडवाइस आया है कि बहुत सारे बच्चों से अभी मैंने मिला था, बहुत सारे बच्चों ने फीडबैक भी दिया था अबाउट देयर जनवरी फर्स्ट अटेम्प्ट एंड लॉट ऑफ स्टूडेंट्स सेड कि सर वी हैव डन गुड, बट व्हाट आई फील कि हमारी प्रैक्टिस अगर और अच्छी हो जाती है ना, we would have scored a lot more marks in the examination, whether it's physics subject or maths or chemistry. तो बच्चों मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चंस का। मैंने उनसे प्रश्न भी पूछा कि बेटा आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि प्रैक्टिस हमारी अच्छे से नहीं हो पाई। तो ड्रॉपर्स के बच्चे थे, दे हैव सेड कि सर हमारा दिसंबर के आसपास सिलेबस खत्म हुआ, वक्त थोड़ा कम था हमारे पास, बिकॉज ऑफ दैट थिंग हम क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस बहुत ज्यादा तरीके से नहीं कर पाए। जो 12th के बच्चे थे उन्होंने भी यही कहा सर वी ऑलमोस्ट आवर सिलेबस ऑलमोस्ट गॉट कंप्लीटेड इन द मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर, और हमने रिवीजन जो करना स्टार्ट किया तो हमारा 11th के चैप्टर्स में ही बहुत सारा टाइम चला गया, क्योंकि उसको पढ़े हुए लगभग 1 से 1.5 साल हो चुका था। तो 12th वाले चैप्टर्स को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर पाए। सो आई टोल्ड देम कि बेटा कोई बात नहीं, व्हाट यू हैव डन दैट्स द बेस्ट थिंग, देयर इज नथिंग टू पैनिक अबाउट। और अभी आपके पास लगभग 1.5 से 2.5 महीना है, तो 2 से 2.5 महीना 3 महीना जो आपके पास लगभग बच रहा है, 2 महीने के आसपास
व्हाट यू कैन डू, जो आपका रह गया है, जिसको आप और फिनिशिंग अच्छा करना चाहते थे, जिससे चीजों को और रिफाइन किया जा सकता था. सो नाउ यू आर ऑन दैट पर्टिकुलर स्टेज जहां पे आपको वो वक्त मिलने वाला है. तो मेजॉरिटी ऑफ द गुड स्टूडेंट सेड कि हाँ सर ये अच्छा है, वी विल नाउ प्रैक्टिस योर more questions, we will now follow your advice and we will be definitely in touch with you. तो मैं बच्चों को ये भी बोलना चाहूंगा कि आप अपने सब्जेक्ट फैकल्टीज से मिलते रहिए, आप हमारे विद्यापीठ में आइए, हम आपसे हमेशा मिलने के लिए अवेलेबल रहेंगे. सर लोगों से मिलिए, जो आपकी दिक्कतें हैं, आप बहुत हद तक अच्छा कर रहे हैं और कुछ जगह पे कुछ अच्छा करने का स्कोप अभी भी बाकी है. देयर ऑलवेज अ स्कोप फॉर इंप्रूवमेंट. तो व्हाट यू कैन डू, आप हमारे पास आइए, रेगुलर टच में रहिए. फिजिक्स की दिक्कतें कहीं कहीं पे आप फिजिक्स के साथ से मिलिए, केमिस्ट्री की दिक्कतें मैं आपको हमेशा इंस्टीट्यूशन में मिलूंगा. तो आप आइए, गुड थिंग्स आप करते जा रहे हो, जो एक दो स्कोप रह रहे हैं हल्के से इंप्रूवमेंट एरियाज, आप उन पे आइए, वी विल वर्क टुगेदर. और हमारी तरफ से, हमारी पीडब्ल्यू टीम की तरफ से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं. हम आशा करते हैं कि आप अगले अप्रैल अटेम्प्ट में बहुत अच्छा करेंगे. मे गॉड ब्लेस यू बच्चों. थैंक यू.